हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइनमैन एमपी की जो बिजली विभाग की वैकेंसी आई है उसके बारे में। कुछ जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं हमारे इलेक्ट्रिशियन के लिए या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेई के लिए, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं, उनको हम देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके पास, यदि दो प्रतिरोधक R1 तथा R2 समांतर में जुड़े हुए हैं तो उनका R इक्विवेलेंट क्या होगा। मतलब उनका RT दिखाना है आपको, टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है वह आपको शो करना है, कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा आप ये बताएंगे। तो चार विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। आपको फॉर्मूला दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है। इफ टू रेजिस्टर्स R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर R इक्विवेलेंट इज, क्या होगा, है ना। आर इक्विवेलेंट इसका क्या हो, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट। तो हम फॉर्मूला चेक करेंगे, हमारे पास जो विकल्प है उनसे, हमारे जो विकल्प है उन्हीं से हम एलिमिनेट कर देंगे कि हमारा कौन सा सही आंसर होगा और गलत आंसर कौन सा हो, उसको हम देख लेंगे। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास वह देख लेंगे। तो पहला ऑप्शन है R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये फॉर्मूला हमारा नहीं लगेगा। अगले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो हमारा दिया है विकल्प, उसको देखते हैं। तो अगला है R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमारा सही आंसर होने वाला है, पर हम अगले जो विकल्प है उन्हें भी चेक कर लेते हैं सही होगा या नहीं होगा हमारा। तो ऑप्शन सी है आपके पास, R1 इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला है R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, चालकत्व की मूल इकाई क्या है। चालकत्व जो होता है आपका, कंडक्टेंस जिसे कहते हैं हम, तो कंडक्टेंस की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या है, बेसिक यूनिट आप बताएंगे। तो यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं। वोल्ट जो होता है आपका वोल्टेज की इकाई होता है ना, विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई होता है, उसे हम कहते हैं। एम्पियर जो होता है आपको करंट मापते हैं, इससे आप धारा का मापते हैं, है ना। ओम जो होता है आपका रेजिस्टेंस के लिए उपयोग किया जाता है, प्रतिरोध के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही आंसर होगा। जो महो होता है वह होता है हमारी कंडक्टेंस की इकाई होता है। क्या होता है, महो, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। इफ two resistors 1 kilo ohm and 1.5 kilo ohm are connected in series, then their equivalent resistance will be, जो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा वो बताना है आपको। यदि दो प्रतिरोधक समान जो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, 1 किलो ओम का है, दूसरा 1.5 किलो ओम मतलब 1.5 किलो ओम का है, श्रृंखला कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, मतलब श्रेणी क्रम में, सीरीज जिसे हम कहते हैं, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी में हम आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या कहते हैं, आर टोटल, आर टी इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यही ऐसे चलते रहता है, आर नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तक। आप जितने भी जोड़ना चाहे रेजिस्टेंस इसमें आप जोड़ सकते हैं, है ना। इसीलिए हमारा फॉर्मूला जो दिया है इससे हम सॉल्व करते हैं। तो आर टी निकालना है हमें। तो R1 की वैल्यू 1 है, प्लस R2 की वैल्यू क्या है, 1.5 है। तो इज इक्वल टू आर टी हमारा, या आर ई क्यू जिसे हम इक्विवेलेंट कहते हैं, वो कितना आ जाएगा, 2.5 ओम आ जाएगा, है ना। 2.5 के ओम, किलो ओम लिखा हुआ है ना इसमें, विकल्प नहीं, यहाँ क्वेश्चन में आपके पास, इसलिए क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ वोल्टेज, है ना। वोल्टेज की बेसिक यूनिट, वोल्टेज की यूनिट क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अगर आपको पता हो क्वेश्चन, अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है हम देख चुके हैं इसी में। तो वोल्ट जो है इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, मूल इकाई होती है वोल्टेज की, है ना। एम्पियर जो होता है आई करंट को प्रभावित, वॉट जो होता है पावर, पी को प्रदर्शित करते हैं, शक्ति जिसे हम कहते हैं, और जो ओम होता है वो हम करते हैं किसके लिए, प्रतिरोध के लिए, रेजिस्टेंस के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
देखिए, यदि दो धाराएं 5 एम्पियर और 10 एम्पियर नोड ए में प्रवेश करती हैं तथा एक धारा नोड को छोड़ती है, उस समय नोड छोड़ने वाली धारा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर आपके लिए लगेगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, केसीएल का है। किसका? केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए का ये क्वेश्चन है। आपको पता हो ये नियम क्या कहता है कि कोई नोड है, कोई संगम है, उस पर आने वाली धारा, ठीक है, संगम पर आने वाली धारा तथा जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग बराबर होता है या तुल्य होता है, या फिर हम कह सकते हैं आने वाली धारा या संगम से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये हमारा नियम कहता है। तो हम देखते हैं I1 हमारे पास कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, हम मान लेते हैं I1 है ये। I2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10 एम्पियर है। तो यहाँ से जाने वाली धारा कितनी होगी, जैसे 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 10 एम्पियर इधर से, टोटल जाएगा कितना, बाहर कितना जाएगा, तो टोटल 15 एम्पियर आपका जाएगा। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा यहाँ पर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 एम्पियर क्या होगा, संगम को छोड़ने वाली धारा होगी आपकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए, यदि व्यावहारिक प्रतिरोध अनंत है तो परिपथ कहा जाता है। कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, अनंत है, इंफिनिटी है, तो उसका, ठीक है, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस क्या, इंफिनिटी दिखा रहा है, तो उसका परिपथ जो है वो कौन सा कहलाएगा, तो वह कहलाएगा आपका ओपन सर्किट। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। देखिए, कोई भी सर्किट होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंफिनिटी होता है, तो उसमें धारा, बहने वाली धारा क्या होती है, शून्य होती है, और इसे हम कहते हैं ओपन सर्किट या खुला परिपथ हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, यदि दो प्रतिरोधक, है ना, यदि दो प्रतिरोधक 5 ओम तथा 15 ओम समांतर में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? हमने सबसे पहला जो क्वेश्चन देखा था, यदि आपको याद हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आप नजर दौड़ाएंगे, आप जो हमारे पास फॉर्मूला आया था उससे हम इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना, क्योंकि सर्किट में जब दो प्रतिरोध लगे हुए होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ, राइट आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप बताएंगे। तो फॉर्मूला होता है R1 प्लस, सॉरी, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आपका फॉर्मूला था। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, इसका आप आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आंसर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पी टाइप अर्धचालक में, ठीक है, आपका जो पी टाइप अर्धचालक है उसमें अधिकांश आवेश वाहक क्या होते हैं, है ना। तो अधिकांश आवेश वाहक जो होते हैं आपके छिद्र होते हैं होल से, इसमें सही आंसर मैं पहले ही दिखा चुका हूँ आपको, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आंसर नहीं दिखाएंगे आपको, सही आंसर आपको बताना रहे। चलिए, अर्धचालक पदार्थों में खालिस्तान बंद होते हैं, है ना, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनमें बॉन्ड कौन से होते हैं? तो आप बताएंगे आइकॉनिक होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, म्यूचुअल होते हैं, या मेटेलिक होते हैं। तो आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अर्धचालक पदार्थ जिसे हम कहते हैं, उनमें होते हैं कोवेलेंट बैंड होते हैं, कौन से, सह संयोजक बंध होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी, किसी परमाणु के एल कवच में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो क्या होगी, आप बताएंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n², है ना, क्या होता है, 2n² आपका फॉर्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं। तो आपके कौन से परमाणु की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन से आप इसे पता कर सकते हैं, तो ये भी आप सॉल्व करके बताएंगे। हम तो खैर सही आंसर बता ही देंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। मतलब इसके क्या होगा, 8 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप फॉर्मूले से चेक कर लेंगे निकाल के, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सेम फॉर्मूले से निकलेगा कि किसी परमाणु के n कवच में मौजूद कुल उपकक्षकों की संख्या कितनी होगी।
है ना। कुल उपकक्षक कितने होंगे आप बताएंगे। तो ये कितने होंगे, 4 होंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस ग्राही अपद्रव्य अवयव का उपयोग एन टाइप अर्धचालक में किया जाता है। तो बताएंगे, बोरॉन का किया जाता है क्या, नहीं किया जाता। बिस्मथ का किया जाता है, नहीं किया जाता। एंटीमनी, आर्सेनिक। तो हमारा जो विकल्प है एंटीमनी या आर्सेनिक होना चाहिए, है ना। सॉरी, किसमें, एन टाइप में, है ना। ओके ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, ये हमारा गलत है। चलिए, क्या है, ग्राही एन टाइप, ठीक है। एन टाइप अर्धचालक में हम किसका उपयोग करते हैं, बोरॉन का उपयोग कर सकते हैं। आया समझ। एंटीमनी और आर्सेनिक क्या होते हैं, पी टाइप में उपयोग किए जाते हैं। एंटीमनी और आर्सेनिक किस में किए जाएंगे, पी टाइप में। एन टाइप में हम बोरॉन का उपयोग करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम सिर्फ 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो 13वां क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। जंक्शन तापमान में वृद्धि के साथ रोध विभव खालिस्तान होता है। बैरियर पोटेंशियल विथ इंक्रीज इन जंक्शन टेम्परेचर क्या होता है, आप बताएंगे इसका आंसर। कम हो जाता है, बढ़ता है, समान रहता है, या शून्य हो जाता है ना। तो जो बैरियर पोटेंशियल होता है आपका, है ना, बैरियर पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है। इसका ये आंसर हमारा सही होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख, ऑप्शन नंबर डी। जब एक डायोड पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है तो विसरण धारा डिफ्यूजन करंट क्या होती है, खालिस्तान का कारण बनती है। सह संयोजक बंध का, आबंध का, फॉरवर्ड बायसिंग का, है ना, या फिर रोध विभव का की स्थापना, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, रिवर्स बायसिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, रोध विभव जो होता है, ठीक है, का स्थापना, की स्थापना, रोध विभव की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैरियर पोटेंशियल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतिम और आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या होने वाला हमारा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन क्या है उसे समझ लेते हैं। तो अवक्षय वोल्टेज को पार करने के बाद डायोड धारा खालिस्तान के रूप में बढ़ती है। आफ्टर क्रॉसिंग द डिप्लेशन वोल्टेज द डायोड करंट इंक्रीजेस, डायोड की करंट इंक्रीज होती है। रेखीय सर्किट में होती है क्या, चरघातीय सर्किट में होती है क्या, है ना। रेखीय में, चरघातीय में, परवलयिक में, या दीर्घवृत्तीय में, आपको सही आंसर क्या होगा बताना रहेगा इसमें, है ना। तो ये जो वो क्या बोलते हैं आपका, डायोड धारा होती है, विसरण धारा होती है अपक्षय के बाद, ये क्या होती है, एक्सपोनेंशियली होती है, मतलब चरघातीय होती है। क्या होती है, चरघातीय होती है, ठीक है। इसका बी आंसर सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे। चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं लाइनमैन के लिए। लाइनमैन की वैकेंसी जो एमपी में आई हुई है, जेई के लिए भी ये क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल एग्जाम के किसी भी, आप कौन सा भी एग्जाम टेक्निकल का दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, आपके नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है।